हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज की ये कहानी ओडियान चूड़े की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुनें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये ओडियान चूड़े की कहानी कैसी लगी। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं ये डरावनी और खौफनाक कहानी। केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का पूरा देश कायल है, जहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज के समय में भी काला जादू की माया में फंसे हुए हैं। और यहाँ कुछ ऐसे अजीब से क्रिएचर भी पाए जाते हैं जो काला जादू करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक गांव है मलयाला पुझा, जहाँ काला जादू अपनी चरम सीमा में था। इस गांव में नरबली और काला जादू ने सबके दिल को दहला कर रख दिया। इस गांव में हर गर्भवती स्त्री के मन में ये डर बैठा हुआ था कि अब काला जादू करने वाले क्रिएचर का अगला शिकार वो और उसका बच्चा होगा। इन सब चीज़ों की शुरुआत ही बड़ी भयानक थी और इसका अंत कैसे किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो ये बात है साल 2002 की, जब मलयाला पुझा गांव में हर गर्भवती स्त्री का बच्चा उसके जन्म से 1 महीने पहले ही गायब हो जा रहा था और किसी को पता नहीं था कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चे की माँ को भी कुछ पता नहीं होता था कि उसका बच्चा अचानक कहाँ गया। सारे गांव वालों के बीच दहशत थी और औरतें अपने बच्चों के लिए परेशान थी। जब भी कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उनके घर में खुशी के बजाय खौफ का माहौल होता है। बच्चे के जन्म से कुछ समय पहले ही उनके घर से रोने की आवाज़ें आती हैं और सारा गांव जानता है कि अब उस घर की खुशियां छिनने वाली हैं। उस रात भी ऐसा ही माहौल था। गांव के एक घर से रोने की आवाज़ आ रही होती है। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है जो बोलती है, बेटी बस 1 महीना है, फिर तेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही कहीं तेरा बच्चा बाकी बच्चों की तरह तेरी कोख से ही गायब न हो जाए। उस बूढ़ी औरत के सामने एक औरत बैठी रो रही थी और वो कहती है, मैं क्या करूं अम्मा, पता नहीं कौन है वो हैवान जो बच्चों को पैदा होने से पहले ही गायब कर देता है। न जाने बच्चों से क्या दुश्मनी है उसकी। अरे जो बच्चे दुनिया में आए ही नहीं हैं उन्हें गायब करके उसे क्या मिलता होगा। अब मेरा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह गायब हो जाएगा। तो बूढ़ी औरत ने कहा, जिन लोगों के बच्चे गायब हुए हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ। किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। बता ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तभी सोहन नाम का एक आदमी आता है और बोलता है, अरे दरवाज़ा बंद करके सोना और घर से तो बिल्कुल बाहर मत जाना। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा, मालती जाके सो जा अब। उस गर्भवती औरत का नाम मालती था। तो मालती कहती है, नहीं अम्मा, मैं नहीं सो सकती, मुझे अपने बच्चे के लिए डर लग रहा है। तो सोहन ने कहा, अरे अम्मा कुछ समझाओ इसे, इसका आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो सोहन की अम्मा ने कहा, हाँ मालती, सोहन सही कह रहा है, ऐसे जागने से तो कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। जा सो जा, मैं जाग रही हूँ ना, किसी को नहीं आने दूंगी अंदर। तो सोहन ने कहा, नहीं अम्मा, मैं हूँ ना, आप भी जाके सो जाइए, कुछ नहीं होगा। सोहन की बात मानकर मालती और उसकी अम्मा सोने चले जाते हैं और सोहन जागते हुए उनकी रखवाली करने लगता है। फिर रात के करीब 11 बजे सोहन को नींद आने लगती है, लेकिन वो खुद को सोने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन करीब 2 घंटे के बाद सोहन भी सो जाता है। अब दूसरी तरफ काली अंधेरी रात में गांव के बाहर शमशान घाट में कोई औरत काले कपड़े पहने चिता के सामने बैठी होती है। साथ ही पीछे से कुत्तों की आवाज़ें आ रही होती हैं। उसके हाथ में एक खोपड़ी होती है और वो उस पर कुछ तंत्र विद्या कर रही होती है। उसके आसपास कई सारी खोपड़ियाँ रखी हुई थी जो तंत्र विद्या करने पर अपने आप ही हिलने लगती है। फिर वो एक पुतला निकालती है जो बिल्कुल मालती की तरह दिखता है। वो औरत मालती के पुतले पर तंत्र विद्या करती है। वो उस पुतले के ऊपर 100 की राख फूंकती है
और फिर उसे जमीन पर रखकर कुछ मंत्र का जाप करने लगती है। फिर अचानक वो पुतला हिलने लगता है और उसके साथ साथ घर में सो रही मालती भी कांपने लगती है। वो औरत उस पुतले के सिर पर राख और खून का मिश्रण लगाती है और वही मिश्रण मालती के सिर में भी लग जाता है। फिर वो औरत पुतले के हाथ में एक सुई से एक मार्क बनाती है और वही मार्क मालती के हाथ में भी बन जाता है, जो क्रॉस जैसा दिखाई देता है। वो औरत वापस से उस पुतले के ऊपर राख फूंकती है और उसी वक्त मालती की आंखें झट से खुल जाती हैं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं देता है। वो औरत हंसने लगती है और बोलती है, आओ, जल्दी आओ मेरे पास। उस औरत की आवाज़ मालती के कानों पर पड़ती है और वो सीधे उठकर बैठ जाती है। वो औरत कहती है, सीधे चली आओ, जल्दी आओ मेरे पास। मालती उसकी आवाज़ सुनते हुए घर के बाहर जाने लगती है। सोहन दरवाजे के पास ही बैठकर सो रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मालती घर से बाहर जा रही है। मालती को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में है। मालती घर से बाहर निकल जाती है और पूरे गांव में भटकते हुए उसी शमशान घाट की तरफ जाने लगती है, जहां वो औरत उसे वश में करके बैठी थी। वो औरत कहती है, हाँ, चली आओ मेरे पास। मालती उसकी आवाज़ का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाती है। वो औरत कहती है, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। पिछले 8 महीनों से इस दिन का इंतज़ार था मुझे। बैठो यहाँ। और फिर इसके बाद मालती उसके सामने बैठ जाती है और वो औरत मालती के पुतले को साइड में रखकर मालती के ऊपर कुछ मंत्र फूंकती है। थोड़ी देर तक मालती उसके सामने चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही वो औरत मंत्रों का तीव्र जाप करती है, मालती को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मालती चीखती है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता है। मालती दर्द के मारे शमशान घाट के ज़मीन पर ही लोटपोट होने लगती है। वो औरत कहती है, बस अब समय आ गया है। इतना बोलकर वो अपने मंत्रों को और ज़्यादा तीव्रता से बोलती है, जिससे मालती का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ ही समय बाद किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो औरत बोलती है, आ गया मेरा शिकार। मालती के बच्चे का जन्म हो जाता है और मालती बेहोश हो जाती है। वो औरत उस बच्चे को पकड़ती है और एक घेरा बनाकर उसे उस घेरे के अंदर रख देती है। इसके बाद वो मालती के सिर पर फिर से राख और खून का मिश्रण लगाती है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद मालती वापस से होश में आती है और इस बार फिर से उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखते हैं। वो औरत उसे वापस से वश में करके वापस उसे घर भेज देती है। मालती उस औरत के वश में थी, इसलिए उसे कुछ महसूस नहीं होता है और वो वैसा ही करती है जो औरत उससे कराना चाहती थी। मालती अपने बच्चे को उस खतरनाक औरत के पास छोड़कर चुपचाप घर वापस आकर सो जाती है। दूसरी तरफ उसका बच्चा शमशान घाट में रो रहा होता है और अब वो औरत उस बच्चे के साथ कुछ बुरा करने की तैयारी करती है। उस औरत के एक हाथ में एक चाकू और दूसरे हाथ में एक कटोरा होता है। वो उस बच्चे के पास आती है और उस बच्चे को अपने माथे से लगाकर बच्चे को बड़ी बेरहमी से काट देती है। शमशान घाट में होने वाले इस घिनौने नज़ारे को आसमान में उड़ते चमगादड़ देख रहे थे। उस औरत ने उस बच्चे को काट कर उसके खून को कटोरे में इकट्ठा कर लिया और उसे सूंघा। इसके बाद उसने उस खून से एक अजीब सा मिश्रण बनाया और उससे अपने पूरे शरीर को रंग लिया। उस खून में रंगी हुई वो औरत इतनी खौफनाक नज़र आ रही थी कि अगर इस रूप में उसे कोई देख ले तो उस आदमी को देखकर उसे ज़िंदगी भर के लिए सदमा लग जाए। वो औरत अपने ही रूप को देखकर हंसने लगती है और कहती है, ओडियान हूँ मैं ओडियान हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर देखते ही देखते वो एक भेड़िए में बदलकर भेड़िए की आवाज़ निकालती है, जिसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंजती है। उसकी आवाज़ सुनकर सोहन की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है।
सोहन डर जाता है और कहता है, ये दरवाज़ा कैसे खुला? कोई आया था क्या? मुझे पता कैसे नहीं चला यार। फिर सोहन तुरंत दरवाजे के बाहर झांक कर देखता है, लेकिन सारा गांव सुनसान लग रहा था और एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सोहन दरवाज़ा बंद करता है और मालती को जाके देखता है, जो कि सो रही थी। सोहन एक बार के लिए राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर उसकी नज़र उसके पेट पर जाती है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोहन जोर से चिल्लाता है, अम्मा, हमारा बच्चा कहाँ गया? अम्मा, अम्मा, हमारा बच्चा गया। सोहन की आवाज़ सुनकर मालती की नींद खुल जाती है और उसकी अम्मा भी उठ जाती है। मालती कहती है, अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? तो सोहन ने कहा, हमारा बच्चा गया मालती। मालती को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो देखती है कि उसका बच्चा पेट से गायब हो गया है। वो अपने पेट पर हाथ रख कर देखती है और उसकी आंखें आंसू और डर से भर जाती हैं। वो अपने बच्चे के लिए चिल्लाने लगती है और चीख चीख कर रोती है। उसकी अम्मा कहती है, क्या हुआ ये? तू कहीं बाहर गई थी क्या? कोई आया था क्या यहाँ? मालती ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं बाहर नहीं गई, मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कैसे गायब हो गया। मालती की हालत खराब हो रही थी और सोहन के ऊपर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी अम्मा भी रो रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मालती को कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ रात को क्या हुआ। अगली सुबह तक सारे गांव में ये बात फैल गई थी कि मालती का बच्चा भी गायब हो गया। सारे गांव में बातें होने लगी, सबका दिल बैठ गया। और फिर ये बात सोहन के दोस्त माधव को पता चलती है और वो उससे मिलने के लिए घर आता है। माधव कहता है, कैसे हुआ ये सब भाई? क्या भाभी जी को कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ? अरे पेट से बच्चा गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है। तो सोहन ने कहा, यही तो समस्या है यार, उसे कुछ याद ही नहीं, क्या हुआ, किसने किया, कुछ भी पता नहीं। मैं जब उठा तब घर का दरवाज़ा खुला था, लेकिन मालती बाहर गई थी या घर में कोई आया था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो माधव ने कहा, मेरे दोस्त, कहीं ये काम किसी भूत पिशाच का तो नहीं? ऐसा काम तो वही कर सकते हैं। इस गांव में इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं। पिछले साल मेरे पड़ोस में रहने वाले जीवन का बच्चा भी ऐसे ही गायब हुआ, और फिर उससे पहले संजय का बच्चा भी तो गायब हो गया था। ऐसे ही अगर बच्चे गायब होते रहे तो इस गांव में कभी बच्चों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो सोहन ने कहा, मुझे भी ये काम किसी प्रेत का लगता है यार, हमें कुछ न कुछ करना होगा इसके बारे में। तो माधव कहता है, अरे यार, मुझे तो अब मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। मेरी पत्नी भी माँ बनने वाली है और अब 3 महीने ही बचे हैं बच्चे को पैदा होने में। सोहन ने कहा, यार, पिछले 2 साल में इस गांव में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। बच्चे के जन्म के 1 महीने पहले ही कोई बच्चे को माँ की कोख से ही गायब कर देता है। पता नहीं कौन होगा वो हैवान। माधव ने कहा, क्या पूजा पाठ करके इन सभी चीज़ों से बचा नहीं जा सकता? तो सोहन ने कहा, यार, अम्मा के कहने पर हर दिन मैं पूजा पाठ किया करता था, हर गुरुवार को व्रत करता था और शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाता था, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता नहीं क्या उपाय होगा बचने का। तभी सोहन की अम्मा आती है और कहती है, अगर ये काम किसी प्रेत का है तो उससे बचना नामुमकिन है। ये सुनकर माधव अब और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो कहता है, मैं आज ही किसी अच्छे पंडित के पास जाऊंगा, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये बोलकर माधव सोहन के घर से चला जाता है और फिर कुछ दिनों बाद सोहन के घर में वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब लोग अपने दुख को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि माधव एक सुबह सोहन के घर आता है। सोहन की अम्मा कहती है, क्या बात है माधव, तू इतनी सुबह सुबह कैसे आया? तो माधव कहता है, अरे अम्मा, जानती हो, मैं कुछ दिनों पहले एक तांत्रिक से मिला था और मैंने उसे बताया कि कैसे हमारे गांव से बच्चे पैदा होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। तो अम्मा ने पूछा, तो क्या बताया उन्होंने? कोई उपाय बताया इससे बचने का? तो माधव ने कहा, हाँ अम्मा, उन्होंने उपाय तो बताया है, लेकिन वो उपाय मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आपकी सलाह लेने आया हूँ। तो अम्मा ने कहा,
ऐसा क्या कहा उस तांत्रिक ने? तो माधव ने कहा, तांत्रिक ने पहले तो 2 दिन तक कड़ी साधना की और फिर मुझे बताया कि हमारे गांव में किसी प्रेत का साया है जो बच्चों को पैदा होने से पहले ही माँ की कोख से निकाल कर खा जाती है। सोहन की अम्मा ये सुनकर डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या सुनने को मिल रहा है। तभी मालती और सोहन भी वहाँ आ जाते हैं और माधव की बातें सुन लेते हैं। माधव ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि उस प्रेत से बचने का क्या उपाय है। तब उन्होंने कहा कि बचने का तो उपाय है लेकिन बहुत कठिन है। तो सोहन ने कहा, क्या उपाय है? माधव ने कहा, तांत्रिक ने कहा कि उस प्रेत से बचने के लिए मुझे अपने घर में एक हवन कराना होगा। तो मालती ने कहा, अरे तो इसमें कठिनाई क्या है फिर? इसके बाद माधव ने कहा, अरे हवन के अंत में मुझे एक गाय की बलि चढ़ानी होगी। बलि वाली बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो सोहन की अम्मा ने कहा, नहीं नहीं, हवन तक तो ठीक है लेकिन एक बेजुबान गाय की हत्या करना ये तो ठीक नहीं है। और अगर कहीं इस हवन से कुछ भी ना हुआ तो क्या करोगे? तो माधव ने कहा, इसी बात की तो चिंता है अम्मा, लेकिन और कोई उपाय भी तो नहीं है। मुझे अपने बच्चे को भी बचाना है वरना वो प्रेत उसे भी खा जाएगी। ये सुनकर सोहन और उसके परिवार के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था। उन्हें गाय की बलि देनी सही नहीं लगती है, लेकिन ये माधव का फैसला है, उसे ये हवन करना है या नहीं। सोहन की अम्मा ने कहा, देख बेटा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुझे लगता है कि ये करके तू अपने बच्चे को बचा लेगा तो तेरी मर्जी है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इन सब से भी कुछ होगा। इसके बाद माधव ने कहा, अम्मा, तांत्रिक का कहना है कि गाय की भेंट से वो प्रेत खुश हो जाएगी और मेरे बच्चे को छोड़ देगी। मालती ने कहा, काश वो तांत्रिक हमें भी पहले मिले होते तो हमारा बच्चा भी जिंदा होता। माधव ने कहा, मैंने तय कर लिया है कि ये हवन मैं ज़रूर कराऊंगा। आज रात को ही होगा हवन मेरे घर में, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। मैं चलता हूँ अब। फिर माधव वहाँ से चला जाता है। रात को सोहन और उसका परिवार माधव के घर पर चला जाता है। सब देखते हैं कि उसके घर में एक तांत्रिक आया हुआ है और उसने घर में हवन की सारी तैयारी कर ली है। तांत्रिक ने एक हवन कुंड में आग जला रखी थी और हवन के पास में एक गाय को बांध रखा था। उस तांत्रिक ने अपने शरीर पर लाल और पीले रंग का कोई मिश्रण लगाया होता है और वही मिश्रण वो गाय पर भी लगाता है। हवन कुंड के सामने एक तलवार रखी होती है और ठीक सामने एक भयानक आकृति वाली तस्वीर होती है। तो माधव पूछता है, बाबा, ये डरावनी तस्वीर किसकी है? तो तांत्रिक बड़ी बड़ी लाल आँखों से उसे देखकर बोलता है, ये वही शैतानी ताकत है जिसका साया गांव पर मंडरा रहा है। यही है वो जो गर्भवती स्त्री के बच्चों को खा जाती है। सब लोग ये सुनकर डर जाते हैं। माधव के साथ उसकी पत्नी बैठी होती है। तांत्रिक उससे कहता है, हवन के बाद तुम्हें ही इस गाय की बलि देनी होगी। तो माधव कहता है, बाबा, क्या इसके बदले मैं बलि नहीं दे सकता? तांत्रिक ने कहा, अगर उस प्रेत से बच्चे को बचाना है तो बच्चे की माँ को उस प्रेत को खुश करना होगा, इसलिए उसके हाथ से बलि चढ़नी जरूरी है। अब मैं हवन शुरू करने वाला हूँ। इसके बाद तांत्रिक हवन शुरू कर देता है और हवन के साथ साथ गाय की भी पूजा करता है। कुछ तंत्रों मंत्रों का उच्चारण करके हवन पूरी कर दी जाती है और बलि देने का समय आता है। तांत्रिक माधव की पत्नी से कहता है, ये लो तलवार और काट दो इस गाय का सर। माधव की पत्नी उस तलवार को तो ले लेती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ये सब कुछ वहाँ खड़े सब लोग देख रहे होते हैं। माधव की पत्नी गाय के पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके उस गाय का सर काट देती है। गाय के खून के छींटे आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे पर पड़ते हैं। तांत्रिक कहता है, अब वो प्रेत तुम्हारे बच्चे को छोड़ देगी। लाओ, अब मेरी दक्षिणा दो। माधव उस तांत्रिक को पूरे 10,000 रुपये देता है और ये देखकर सोहन के होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक कहता है, अब तुम्हें इस गाय को दान करना होगा। ये काम मैं कर दूंगा, बस इसे ले जाने की व्यवस्था करो। माधव फिर उस गाय को ले जाने की व्यवस्था कर देता है और तांत्रिक गाय को लेकर चला जाता है। माधव सोहन से कहता है,
भाई अब देखना, कुछ नहीं होगा मुझे और ना ही मेरे बच्चे को। सोहन ने कहा, हाँ भाई, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ना हो तुम्हारे बच्चे को। फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तांत्रिक बड़ा खुश होकर जा रहा होता है। वो कहता है, इन अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होता है। पैसे भी मिल गए और ये गाय भी। गाय का गोश्त खाए हुए बड़े दिन हो गए हैं। अब आराम से घर में जश्न मनाऊंगा। तांत्रिक पैसे की गड्डी को हाथ में लिए हुए अपने घर जा रहा होता है। बहुत रात हो चुकी होती है और घर जाने वाले रास्ते में शमशान घाट भी आता है, लेकिन तांत्रिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से चला जा रहा होता है। उस सुनसान रास्ते में और कोई नहीं होता है, लेकिन जैसे ही तांत्रिक शमशान घाट के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो आसपास कोई जानवर हो। तांत्रिक एकदम से डर जाता है और कहता है, यहाँ आसपास अगर कोई जानवर हुआ तो मैं और मेरी गाय दोनों नहीं बचेंगे। जल्दी से यहाँ निकलना पड़ेगा। तांत्रिक वहाँ से जल्दी जल्दी चलने लगता है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जानवर की आवाज़ उसे ज़ोर से सुनाई देती है और साथ में ऐसा भी लगता है कि वो जानवर तांत्रिक के तरफ ही बढ़ रहा है। तभी तांत्रिक खुद को बचाने के लिए गाय को रास्ते में ही छोड़कर खुद एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और देखने लगता है कि उसके आसपास कौन सा जानवर है। काफ़ी समय तक उसे कोई जानवर नज़र नहीं आता, इसलिए वो बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी दहाड़ने की आवाज़ आती है और तांत्रिक डर से कांपने लगता है। फिर उसकी नज़र के सामने एक बाघिन आती है जो गाय के चारों तरफ घूमती है और फिर उसके सामने ही उस गाय को चीर फाड़ के खाने लगती है। तांत्रिक पेड़ के पीछे छुपा बैठकर वो खौफनाक मंजर देखता रहता है और मन ही मन भगवान को याद करने लगता है। फिर बाघिन को देखकर ऐसा लगता है मानो उसे आभास हो गया हो कि उसके आसपास कोई है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगती है। तांत्रिक को लगता है कि वो अगर यहाँ रहेगा तो बाघिन उसे मार डालेगी, इसलिए वो चुपके से छुपकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तांत्रिक भाग ही रहा होता है कि उसके सामने वही काला जादू करने वाली ओडियान आ जाती है जो खून से रंगी होती है। उसे अचानक देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। ओडियान कुछ बोलती नहीं, बस उसे घूरे जा रही होती है। तांत्रिक को लगता है कि वो भी उसी की तरह कोई तांत्रिक है, तो वो पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन ओडियान कोई जवाब नहीं देती। तांत्रिक कहता है, वहाँ एक बाघिन है जो दिखने में नरभक्षी लग रही है। जान बचानी है तो भागो यहाँ से, मैं भी जा रहा हूँ। तांत्रिक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओडियान उसका हाथ पकड़ के एक बार में ही तोड़ देती है और तांत्रिक जोर से चीखता है। वो जमीन पर गिरकर दर्द के मारे तड़पने लगता है। ओडियान ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे इंसान का गोश्त चाहिए। तांत्रिक उसकी बात सुनकर दंग रह जाता है और जमीन पर ही सरकते हुए पीछे जाता है। फिर जो वो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओडियान के शरीर का आकार बदलने लगता है। अचानक उसके हाथ बाघ के पंजे में बदल जाते हैं। लंबे नुकीले दांत निकल आते हैं। उसकी पीठ झुक जाती है। पूरा शरीर टूटने लगता है और देखते ही देखते वो एक नरभक्षी बाघिन में बदल जाती है। ये देखकर तांत्रिक चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मरना नहीं है, मुझे छोड़ दो। इतने में ही वो भागने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो बाघिन दहाड़ती है और उस तांत्रिक पर झपट पड़ती है। तांत्रिक मदद के लिए और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। देखते ही देखते वो तांत्रिक के पूरे शरीर को चीथड़ों में बांट देती है और तांत्रिक एक भयानक मौत मारा जाता है। इस घटना के बारे में गांव में किसी भी आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि उस तांत्रिक की हड्डियां भी नहीं मिलती। जल्द ही वो घिनौनी रात भी बीत जाती है और फिर अगले कुछ और दिनों तक आराम से बीत जाते हैं। एक रात सोहन की अम्मा और सोहन बात कर रहे होते हैं। सोहन कहता है, अम्मा, इस साल गांव में करीब 5 घरों में ऐसी औरतें हैं जो गर्भवती हैं। अब उनमें से एक माधव की भी पत्नी है।
सोहन की अम्मा कहती है, हाँ बेटा, पता है, पता नहीं क्या होने वाला है उनके साथ। हम तो बस सबके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सारे गांव वालों के मन में बस यही बात चल रही थी कि न जाने कब किसके घर का चिराग बुझ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ माधव हवन कराने के बाद बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठा होता है और साथ ही गांव के लोगों को भी हवन कराने की हिदायत देता है ताकि प्रेत उनके घर को भी बख्श दे। लेकिन वो नहीं जानता था कि यह माया जाल किसी प्रेत का नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक प्राणी का है, जो कभी भी किसी जानवर का रूप लेकर उनके बीच आ सकता है और किसी को उनके बारे में पता भी नहीं चलता। तो एक दिन की बात है, माधव गांव के चौराहे पर बैठकर गांव के उन आदमियों से बात कर रहा था जिनके घर बच्चों का जन्म होने वाला है। माधव कहता है, अरे मेरी बात मान लो, बस एक गाय की बलि ही तो देनी है। क्या तुम लोगों के लिए तुम्हारे बच्चों से बढ़कर एक गाय हो गई? तभी एक आदमी ने कहा, अरे भाई, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि उस हवन से हमारे बच्चे बच जाएंगे? अगर वो तांत्रिक पाखंडी निकला तो? माधव ने कहा, मुझे विश्वास है कि उस तांत्रिक की विद्या जरूर काम करेगी। तुम्हें विश्वास करना है तो करो, वरना इंतज़ार करते रहो अपने घर में होने वाले मातम का। ये बोलकर माधव अपने घर की ओर चला जाता है और गांव वाले उसकी बातों पर विचार करने लगते हैं। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता कि गाय की बलि देकर उस प्रेत से बचा जा सकता है। और फिर 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और गांव में ये बात होने लगती है कि विश्वनाथ नाम के आदमी की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है और अब शायद उसके बच्चे की बारी है। सारे गांव वालों को उनके लिए बुरा लगने लगता है और खुद विश्वनाथ के घर में भी खौफ और दुख का माहौल होता है। और ठीक अगले दिन सबको पता चलता है कि विश्वनाथ का बच्चा भी गायब हो गया और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मालती का बच्चा हुआ था। ऐसे ही और 2 परिवार के बच्चे को ओडियान समय से पहले ही निकाल कर मार देती है और उनके खून से खुद को रंगती है। माधव को अब चिंता होने लगती है क्योंकि कुछ ही महीने बचे थे उसकी बारी आने में। माधव के अलावा उस गांव में एक और घर होता है जहां बच्चे का जन्म होने वाला था। उस घर के मुखिया का नाम भीमा था। भीमा को जब ये बात पता चलती है कि उसके और माधव के अलावा अब गांव के किसी घर में बच्चे का जन्म नहीं होने वाला, तो वो सीधे माधव के घर पर जाता है। तो माधव कहता है, अरे क्या बात है भीमा, यहाँ कैसे आना हुआ? तो भीमा कहता है, मुझे अभी उस तांत्रिक के पास ले चलो, मैं भी तुम्हारी तरह प्रेत को गाय की बलि देकर खुश करना चाहता हूँ। तो माधव ने कहा, अच्छा, तो मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें, चलो अच्छी बात है, मैं अभी लेकर चलता हूँ तुम्हें। भीमा और माधव इसके बाद उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उस तांत्रिक का घर गांव के बाहर वाले शमशान घाट से थोड़ा ही आगे होता है। लेकिन माधव को पता नहीं था कि वो तांत्रिक पहले ही ओडियान का शिकार बन चुका है, इसलिए वो भीमा को लेकर सीधे उसके घर पहुंचता है। तांत्रिक के घर में उसकी पत्नी ही थी। माधव से पूछता है, तांत्रिक बाबा कहाँ हैं? हमें उनसे एक और हवन कराना है। तांत्रिक की पत्नी अचानक ही रोने लगती है और बोलती है, जब से वो आपके गांव गए हैं तब से घर लौट कर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। माधव और भीमा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से निराश होकर वापस घर आने लगते हैं। रास्ते में भीमा कहता है, देखा वो तांत्रिक ढोंगी निकला ना, तुम्हारे 10,000 रुपये लेकर भाग गया वो। अब हमारे बच्चे को भी वो प्रेत खा जाएगी, कोई हवन या बलि काम नहीं आएगी मेरे दोस्त। ये सुनकर माधव परेशान हो जाता है। ये उसके लिए काफ़ी बड़ा झटका था। इतने समय से वो अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल निश्चिंत था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि तांत्रिक कहीं भाग गया है तो उसके मन में भी बच्चे को खो देने का खौफ बैठ जाता है। माधव परेशानी में डूबा हुआ सीधे सोहन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब सोहन कहता है, देखा, अम्मा ने पहले ही मना किया था तुझे, लेकिन तू तो मानने को तैयार ही नहीं था। अब हम क्या कर सकते हैं बता। तो माधव ने कहा, यार लेकिन कोई अपना घर बार ऐसे छोड़कर ही क्यों भागेगा? अरे जाना ही होता तो अपने परिवार को भी ले जाता। तो सोहन ने कहा, अरे मेरे दोस्त,
पैसे के लिए लोग अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। तो माधव ने कहा, लेकिन हो सकता है कि हवन सच में काम कर जाए। सोहन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त माधव अब भी उस पाखंडी तांत्रिक की विद्या पर भरोसा कर रहा है। तो सोहन थोड़ा गुस्से में कहता है, तुझे विश्वास करना है तो कर, लेकिन अब तो मुझे उसकी तंत्र विद्या भी झूठी लग रही है। हमें बच्चों को बचाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हम गांव वालों ने आज सुबह बैठकर इस घटना के बारे में बात की और तय किया कि हमें खुद ही इस बात का पता लगाना होगा कि बच्चे कैसे गायब होते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि आज से हर रात हम लोग भीमा के घर के आगे पहरा देने वाले हैं, क्योंकि अब उसके बच्चे के गायब होने की गुंजाइश है। तेरे बच्चे के जन्म में अभी थोड़ा बहुत समय बाकी है, इसलिए हम भीमा के घर के सामने पहरा देंगे ताकि पता चल सके कि आखिर रात को औरतों के साथ होता क्या है। हमें विश्वास है कि अगर रात को कोई घर में घुसा तो हम उसे पकड़ लेंगे, और अगर भीमा की पत्नी घर से बाहर आई तो उसे रोक लेंगे। तू भी चलना साथ में। तो माधव ने कहा, मेरे दोस्त, ये काम तो किसी प्रेत का है, और प्रेत अदृश्य भी होते हैं। फिर कैसे पता चलेगा कि वो कब आया? तब सोहन ने कहा, अब तो यही आखिरी रास्ता बचा है यार, इस मामले की जड़ तक पहुंचने का। अगर कोई काली ताकत ये सब कर रही है तो उससे निपटना नामुमकिन होगा। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या सोहन गांव वालों के साथ मिलकर ये जान पाएगा कि ये काम किसी प्रेत का नहीं बल्कि ओडियान का है, या फिर ओडियान भीमा के बच्चे को अपना शिकार बना लेगी? माधव का क्या होगा? क्या तांत्रिक की हुई तंत्र विद्या माधव के काम आ पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक आपको इसका दूसरे पार्ट का इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये ओडियान चुड़ैल की बेहद डरावनी और खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ओडियान चुड़ैल की कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।